नमस्कार। गांधी विमर्श श्रृंखला में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपनी पुस्तक गांधी विमर्श का पाठ प्रस्तुत कर रहे हैं। आज इसकी चौथी कड़ी है। पहली कड़ी में हमने गांधी विमर्श के आत्मकथन को प्रस्तुत किया था, जिसमें यह दिखाया गया था कि आज समकालीन विमर्शों को गांधी की दृष्टि से जानने समझने की ज़रूरत है। दूसरे विमर्श में हमने इस पुस्तक में संकलित प्राक्कथन एवं आशीर्वचन को प्रस्तुत किया था। तीसरे विमर्श में यानी विमर्श की तीसरी कड़ी में हमने पुस्तक के अनुक्रम को स्पष्ट करने का प्रयास किया था और उस कड़ी में हम 5 अध्याय तक पहुँचे थे। प्रथम अध्याय राष्ट्र, द्वितीय सभ्यता, तृतीय धर्म, चतुर्थ राजनीति और पंचम स्वराज। स्वराज के अंतर्गत हमने एक कविता से अपनी बात समाप्त की थी। मेरा बूढ़ा गांव आँखों में आंसू लिए रे, मेरा बूढ़ा गांव आँखों में आंसू लिए रे। कुम्हारों की भट्ठी बुझ गई, लोहारों का लोहा गल गया, लकड़ी छिन गई बढ़ई से मेरे, जूल्हाए का करगा छिन गया। बरगद के नीचे रोए रे, मेरा बूढ़ा गांव आँखों में आंसू लिए रे। अब पिछले कड़ी में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। सिर्फ लास्ट पंक्ति पर आना चाहूँगा। गांव से उजरा शहर में आया, चांद के नीचे चूल्हा जलाया, बुलडोजर ने राउंड डाला रे, मेरा बूढ़ा गांव आँखों में आंसू लिए रे। कुत्ते बिल्ली को मिलता खाना, जंगल के पशुओं को ठिकाना, जिन ग्रामीणों ने जग को संवारा, नष्ट हो रहा उसका ठिकाना, नष्ट हो रहा उसका ठिकाना। आज ये कोरोना हमारे ग्रामीण भाई बहन जो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड एवं अन्य राज्यों से, महाराष्ट्र, पंजाब आदि तथा कथित विकसित राज्य गुजरात गए थे रोजी रोजगार के लिए, आज वो वहाँ भी उजर गए और आज अपने गांव लौट रहे हैं। वहाँ भी उनका कोई ठिकाना नहीं मिल रहा है, कोई खाने को तरस रहे हैं, पूरी अवस्था। खैर, और हमने पिछली कड़ी में यह वादा किया था कि हम प्रथम अध्याय के एक कविता भी इस कड़ी में प्रस्तुत करेंगे। जो कविता प्रथम अध्याय राष्ट्र में संकलित है।
सुप्रसिद्ध साहित्यकार विजय बहादुर सिंह की यह कविता आप सबों के लिए प्रस्तुत है। अगर तुम्हारे लाने से आज़ादी आ सकती है और बड़ी से बड़ी सरकारें संसद से उठाकर पटकी जा सकती है सड़क पर, अगर तुम जलियांवाले बाग में सामूहिक आत्म बलिदान कर सकते हो, निकल पड़ सकते हो डांडी मार्च पर, चौड़ी चौड़ा कर सकते हो सन 42, तो क्या कुछ नहीं कर सकते तुम? क्या तुम्हारा यह देश अब सिर्फ एक कंपनी है जिसे चला रहे हैं कॉरपोरेट्स? किसी एक के बेटे को कोई एक बड़ी कुर्सी मिल गई है, कोई एक और बैठा बैठा कागज के नोट पर दस्तखत मार रहा है, किसी एक और का भाई लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठा रौब झाड़ रहा है, किसी की जात बिरादर फहरा रहा है तिरंगा और भाषण झाड़ रहा है, कोई तीसरा या चौथा पढ़ रहा है राष्ट्र के नाम संदेश। चीज़ें कितनी उलट पुलट हो गई हैं। राष्ट्र रो रहा है और तिल तिल कर मर रहा है, और कुछ पेशेवर जन गण मन गा रहे हैं, पहचानो कि तुम्हारा अपना ज़रूरी राष्ट्र विमर्श क्या है। इस कविता को हमने प्रथम अध्याय राष्ट्र में दिया है, इस आशा व विश्वास के साथ हम सभी अपने राष्ट्र विमर्श को पहचानेंगे और राष्ट्रवाद के सही स्वरूप को जानने का प्रयास करेंगे। इस संबंध में हम चर्चा अगली कड़ियों में करेंगे जब हम पुस्तक के मुख्य भाग पर आएंगे। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पुस्तक की छठी कड़ी, छठे अध्याय में हमने शिक्षा पर विमर्श करने का प्रयास किया है, और उसके अंतर्गत हमने गांधी की दृष्टि में सच्ची शिक्षा क्या है उसे देखने का प्रयास किया है, उसमें भाषा का क्या महत्व है, नैतिक शिक्षा की कितनी ज़रूरत है, बुनियादी तालीम का क्या स्वरूप होगा, इन तमाम चीज़ों को प्रस्तुत किया है। और फिर अन्य अध्यायों की तरह ही इसमें भी आलोचना, वर्तमान संदर्भ और निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि प्रचलित शिक्षा व्यवस्था सूचनाओं के बोझ से लदे गधे एवं दूसरों का गला काट कर आगे बढ़ने वाला प्रतिस्पर्धी और एन केन प्रकार सफलता पाने को उतावला मुन्ना भाई तो पैदा कर रही है, लेकिन शिक्षित, संवेदनशील और सृजनशील मनुष्य बना पाने में नाकामयाब रही है। ऐसे में यदि हम अधनंगे फ़कीर गांधी को पढ़ने, समझने एवं अपनाने की फुर्सत निकाल सकें तभी देश का भला होगा। तो हम भी कुछ फुर्सत निकाल कर इस राष्ट्र यज्ञ में सहयोग अपनी क्षमता के अनुरूप देने का प्रयास कर रहे हैं। और इस पुस्तक के 7वें अनुक्रम में हमने स्त्री विमर्श की चर्चा की है। गांधी के दृष्टि में स्त्री विमर्श का सही स्वरूप क्या है, नारी का सही स्वरूप क्या है, स्त्री पुरुष समानता का सही अर्थ क्या है, स्त्रियों की विशिष्टता, उनके आत्मिक बल एवं चारित्रिक सौंदर्य की किस तरह से रक्षा की जाए, सामाजिक कुरीतियों का किस तरह से अंत किया जाए, स्त्रियों की कैसे समाज में भागीदारी बढ़े, उन्हें समुचित अवसर प्रदान किया जाए, उनकी शिक्षा को ध्यान दिया जाए, इन तमाम मुद्दों को हमने इस विमर्श में समेटने का प्रयास किया है। और फिर इसमें भी हमने आलोचना, वर्तमान संदर्भ एवं निष्कर्ष
प्रस्तुत किया है। स्त्री के बाद 8वां अनुक्रम दलित विमर्श है और इसके अंतर्गत हमने गांधी के जीवन में अस्पृश्यता से उन्होंने जो सामना किया वो दिखाने का प्रयास किया है। पुनः अस्पृश्यता किस तरह हिंदू धर्म पर कलंक है, गांधी अस्पृश्यता के निवारण के क्या उपाय करते हैं, कैसे वो मानते हैं कि सवर्ण हिंदू अपनी जिम्मेवारियों को समझें और वो प्रायश्चित करें और अस्पृश्य भी अपनी जिम्मेवारियों को निभाएं और कैसे इस दलदल से मुक्त होंगे। फिर हमने इस अध्याय में गांधी और अंबेडकर के संबंधों की भी चर्चा की है कि किस तरह से दोनों एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय में भी आलोचना, वर्तमान संदर्भ एवं निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है। अगला अध्याय यानी इस गांधी विमर्श के 9वें अनुक्रम में हमने स्वास्थ्य की चर्चा की है। गांधी की दृष्टि में स्वास्थ्य को जानने समझने का प्रयास किया गया है। आप सभी जानते हैं कि भारतीय परंपरा में स्वास्थ्य को शरीर, मन एवं आत्मा की सामंजस्यपूर्ण स्थिति माना गया है। गांधी भी इस बात को स्वीकार करते हैं और अच्छे स्वास्थ्य के लिए वो आहार, विहार, प्राकृतिक उपचार आदि की ज़रूरत बताते हैं। गांधी ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में डॉक्टर एवं अस्पतालों की आलोचना की है। उनके द्वारा रोगों को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति की आलोचना की है और उन्होंने बताया है कि आज उस डॉक्टरी पेशे में परोपकार की भावना कम हो गई है, आडंबर बढ़ा है, लोभ लालच बढ़े हैं। इन तमाम चीज़ों को उन्होंने हिंद स्वराज में स्पष्ट करने का प्रयास किया है। फिर हमने इस अध्याय में भी अन्य अध्यायों की तरह गांधी के विचारों की आलोचना और उस आलोचना का प्रत्युत्तर और फिर वर्तमान संदर्भ और पुनः निष्कर्ष प्रस्तुत किया है। यहाँ मैं इस अध्याय के वर्तमान संदर्भ एवं निष्कर्ष को प्रस्तुत करते हुए आज इस चौथी कड़ी को यहीं पर समाप्त करेंगे। तो वर्तमान संदर्भ, मालूम हो कि यह आधुनिक चिकित्सा पद्धति आधुनिक सभ्यता का ही उपक्रम है जिसने दुनिया में भौतिकवाद एवं भोगवाद को बढ़ावा दिया है। ये महामारियां अपने आप में अनगिनत बीमारियों की जननी एवं धात्री है। इस तरह देखने पर हम पाते हैं कि वर्तमान समय में आधुनिक चिकित्सा पद्धति सबों को स्वास्थ्य उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है और यह रोग निवारक के रूप में भी विफल सा साबित हो रही है। एक खास बात यह भी है कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति के चमत्कारिक आविष्कारों यानी कठिनतम शल्यक्रिया, अंग प्रत्यारोपण आदि का लाभ मुट्ठी भर अमीर लोगों तक सीमित है। बहुसंख्य जनता इसमें जरूरी जीवन रक्षक दवाओं से भी महरूम है। साथ ही यह पद्धति अनैतिकता एवं बाजारवाद की गिरफ्त में है। इसके सहारे कुछ लोग आज दवाइयों एवं यंत्रों के दम पर और नियंत्रित एवं अप्राकृतिक यौन संबंधों में लिप्त हैं और भ्रूण हत्या जैसे कुकृत्यों को भी अंजाम दे रहे हैं। इतना ही नहीं, लंबाई बढ़ाने, चेहरे को चमकाने, स्तन उन्नयन, लिंग वर्धन आदि की प्रायोजित दवाइयाँ एवं उपकरण भी बाजार के हित में अपना पांव पसार रहे हैं। जिस दुनिया में आधे से अधिक लोगों को स्वच्छ जल, संतुलित भोजन एवं स्वच्छ आवास भी उपलब्ध नहीं है, वहाँ चिकित्सा विज्ञान की
इन वाहियात देनों परित्राणों भद्दा एवं क्रूर मजाक है। और इस अध्याय के निष्कर्ष में हमने यह बताने का प्रयास किया है कि हमें संयम एवं सादगी आदि गांधीवादी मूल्यों को अपनाकर पूर्ण स्वास्थ्य की स्थिति को प्राप्त करना होगा। यही सर्वे भवन्तु सुखिनः एवं सर्वे सन्तु निरामयः के आदर्श की भी मूल भावना है, जो न केवल मनुष्य वरन मनुष्येतर जीव जंतुओं, पेड़ पौधों एवं संपूर्ण चराचर जगत के स्वस्थ एवं प्रसन्न जीवन की कामना करता है। अगर हम अन्य जीवों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे फिर हमारा जीवन भी संकट में पड़ेगा। आज कोरोना महामारी ने हमें यह भी सीख दिया है। चीन के वुहान में जीव जंतुओं के साथ मनुष्यों ने जो अत्याचार किया, आज कोरोना उसी पाप का फल है। तो हम इस पाप का प्रायश्चित करें और सादगी, संयम एवं सद्भाव के जीवन को अपनाएं। इसी कामना के साथ आज बस इतना ही। गांधी विमर्श की 5वीं कड़ी में हम गांधी विमर्श के शेष अध्यायों को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। आप सबों के प्रति बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।